नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। नए राजस्थान की जो सीरीज चल रही है उसकी हर एक वीडियो को आपने देखा होगा। हर एक प्रश्न के बारे में इतना डीपली जाकर समझाया गया है कि उस डिटेल से 4 से 5 प्रश्न और निकल के आते हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि इन प्रश्नों की सीरीज से आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए टेस्ट सीरीज भाग 13 को पढ़ेंगे। इन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 13। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, जयपुर जिले से। जयपुर जिले में इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 में। और ये क्या थे? ये थे जयपुर के चोमू में जिलाधीश के पद पे थे। जिलाधीश थे ये जो अर्जुन लाल सेठी है, इनको जयपुर की जन जागृति के जनक के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जयपुर की जन जागृति के जनक के नाम से जाना जाता है। किसको? अर्जुन लाल सेठी को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया और ये बोला, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन करेगा? और इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। सन 1907 में इन्होंने अजमेर में किसकी स्थापना की? जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। कहां पर की? अजमेर में। और 1907 में जयपुर में इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। और इस विद्यालय में क्या करते थे? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे, इसीलिए इनको जयपुर की जन जागृति का जनक भी कहा जाता है और राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अर्जुन लाल सेठी को। और जयपुर की जन जागृति के जनक के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाबा पांपाराम का डेरा कहां पर स्थित है? ब्यावर, फलोदी, अनूपगढ़ या चूरू? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनूपगढ़ में स्थित है। अब ये बाबा पांपाराम कौन थे? ये जो बाबा पांपाराम थे, इनका जन्म हुआ था बीकानेर में, लेकिन इनके अनुयायी पाकिस्तान के भी थे, भारत के भी थे। चारों तरफ से इनके अनुयायी इनके पास में आते थे और इनको मानते थे। तो पाकिस्तान यहाँ से बहुत ही दूर पड़ता था। इनके मरने के बाद इनकी जो समाधि बनाई वो कहां पर बनाई? फोर्टाबाद में बनाई, जो वर्तमान में कहां पर है? तो पाकिस्तान में। फोर्टाबाद में इनकी समाधि बनाई। लेकिन 1947 के बाद जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब इनके जो अनुयायी वहां से यहां पर आ रहे थे, वो इनकी बबूत लेके आ गए। राजस्थान के अनूपगढ़ के श्री विजयनगर तहसील में इन्होंने यहां पर डेरा बनाया। किसका डेरा बनाया? बाबा पांपाराम का डेरा। और इस डेरे पर इनके अनुयायी गुरुद्वारे के रूप में आते हैं। और जो बाबा पांपाराम का जो डेरा है वो अनूपगढ़ में स्थित है। फर्स्ट बात तो ये होगी, अनूपगढ़ के विजयनगर तहसील में स्थित है। ये गुरुद्वारे के रूप में है। दूसरी बात होगी, यहाँ पर प्रतिवर्ष कब? फाल्गुन माह में 7 दिनों का मेला भरता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बाबा पांपाराम का डेरा कहां पर स्थित है? तो अनूपगढ़ जिले में स्थित है। ये नवनिर्मित जिला है जिसको गंगानगर से अलग कर बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध स्थल सराड़ा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सलुम्बर में स्थित है। सलुम्बर नवनिर्मित जिला है जिसको उदयपुर से अलग कर बनाया गया है। और ये जो सराड़ा है वो इसकी तहसील है। किसकी? सलुम्बर जिले की तहसील है और उपखंड भी है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह जी, इनकी राजधानी थी सराड़ा में। और कौन सी राजधानी थी? चावंड, जिसको महाराणा प्रताप सिंह जी ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बनाई थी, जो 1597 महाराणा प्रताप सिंह जी की मृत्यु तक रही थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद इसी जगह महाराणा प्रताप सिंह जी की छतरी बनी हुई है। कहां पर? सराड़ा के चावंड में, चावंड के पास कोलियारी में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सराड़ा दुर्ग। सराड़ा दुर्ग जिसको काला पानी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग में स्वतंत्रता सेनानी बुरेलाल बया को कैद कर रखा गया था। कहां पर? सराड़ा के किले में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और महाराणा प्रताप सिंह जी से जुड़ी हुई जगह होने के कारण जो सलुम्बर जिला है उसको किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप की शौर्य भूमि के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मदन दिलावर। मदन दिलावर बीजेपी के नेता है। जो कौन से एरिया से है? ये है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये बने थे एमएलए बीजेपी से।
और ये रामगंज मंडी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कोटा में। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। कोटा की ये एक नगर पालिका है। रामगंज मंडी जो है कोटा की नगर पालिका है। वहां से मदन जो दिलावर जी हैं उन्होंने चुनाव जीता था और ये वर्तमान में क्या है तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 30 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली थी। जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, इन्होंने शपथ कब ली थी? इन्होंने शपथ ली थी 30 दिसंबर 2023 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। किसका? शिक्षा मंत्री के रूप में। इन्होंने पहले भी चुनाव लड़े थे और ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कब? 2003 से लगाकर 2008 तक। 2003 से 8 तक जब मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे। और ये तब कौन से मंत्री थे? उस समय ये मंत्री थे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ठीक है, उस समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। कौन? मदन दिलावर। कब थे? 2003 से 2008 में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है तो मदन दिलावर, जो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से हैं। और जो रामगंज मंडी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी धनिया मंडी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख, राय का बाग का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जसवंत दे ने। ये जो जसवंत दे थी, जसवंत सिंह जी की रानी थी जसवंत दे, इन्होंने राय का बाग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने शेखावत तालाब, कल्याण सागर तालाब, इनका भी निर्माण करवाया था। अब एक टाइम की बात है जब इन्होंने जसवंत सिंह जी को जीते जी मृत घोषित कर दिया था। वो कब की बात है? 1658 में। 1658 में एक युद्ध हुआ था जिसको किस नाम से जाना जाता है? धर्मत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। धर्मत का युद्ध किस लिए हुआ था? ये तब की बात है जब शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच में आपसी संघर्ष हुआ था। और क्यों हुआ था? राजा बनने के लिए। और जो शाहजहां के 4 पुत्र थे वो कौन कौन थे? फर्स्ट तो था दारा शिकोह, दूसरा था शुजाउद्दीन, तीसरा था मुराद और चौथे नंबर पर था औरंगजेब। अब ये औरंगजेब और मुराद, जो शाहजहां था वो दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था और औरंगजेब और मुराद दोनों एक तरफ थे। तो दारा के साथ कौन था? जसवंत सिंह। दारा की शाही सेना के साथ जसवंत सिंह औरंगजेब और मुराद के खिलाफ युद्ध लड़ने जाता है और इसमें किसकी हार होती है तो जसवंत सिंह की हार होती है और ये जाते हैं लौटकर अपने किले पर। युद्ध कौन सा होता है तो धर्मत का युद्ध। धर्मत कहां पर है वर्तमान में? एमपी में। एमपी के उज्जैन के पास में। एमपी के उज्जैन के पास में धर्मत नाम की जगह है, वहां पर ये युद्ध होता है। हार होती है जसवंत सिंह जी की और औरंगजेब और मुराद की जीत होती है। और हारने के बाद जब जसवंत सिंह जी अपने किले पर जाते हैं तो जसवंत दे थी, जो इनकी रानी थी जसवंत दे, ये किलों के द्वारों को बंद करवा देती है और पूरे किले में इनके नाम के लड्डू बंटवा देती है कि भाई ये तो मर गए। क्योंकि ये जो जसवंत दे रानी थी वो स्वाभिमानी थी कि युद्ध में सर कटवा देते तो चल जाता, लेकिन हार का मुंह देखना इनको कतई पसंद नहीं था। और ये जो जसवंत दे थी वो सलुम्बर में जो सलाह कवर थी, सलाह कवर कौन थी? चुंडावत मांगे सेनानी सरकाट दे दियो शतरानी। सलाह कवर हाड़ी रानी थी। जो चुंडावत ने जब निशानी मांगी थी तो उन्होंने अपना निशानी में सर काट कर जो दे दिया था। ये इनकी बुआ थी। कौन थी ये? जसवंत दे थी वो सलाह कवर जो हाड़ी रानी थी उनकी बुआ थी। तो राय के बाग का निर्माण किसने करवाया था तो जसवंत दे ने करवाया था। और कहां पर करवाया था तो जोधपुर दुर्ग में। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सोने के भंडार पाए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग के बांसवाड़ा जिले में एक एरिया पड़ता है जिसका क्या नाम है? भूखिया और जगपुरा। भूखिया और जगपुरा में सोने के भंडार पाए गए। कितने करोड़ टन सोना पाया गया है? 11,048 करोड़ टन सोना पाया गया है इनके भंडारों में। और सोने के साथ में कोबाल्ट भी है, निकिल भी है और तांबा भी है। ये भी चीज इसमें शामिल है। अब ये जो सोने के भंडार मिले थे वो कब मिले थे? 1990 में। 1990-91 में ये मिल गए थे। लेकिन इनकी जब खुदाई करवानी थी तब याचिका लगा दी थी कोर्ट द्वारा, इसलिए इसकी खुदाई नहीं हो पाई। लेकिन वर्तमान में इसकी याचिका हट गई है तो इसकी खुदाई की जाएगी। और खुदाई में क्या क्या फायदा होगा? तो खुदाई में एक तो राज्य सरकार को करोड़ों का बेनिफिट होने वाला है, साथ ही केंद्र सरकार को भी बेनिफिट होगा। उसके साथ जो आम जनता है, उस जगह की बांसवाड़ा की आम जनता है, उसको रोजगार मिल जाएगा जब इसकी खुदाई करवाई जाएगी। तो राजस्थान के किस संभाग में सोने के भंडार पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांसवाड़ा संभाग में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केकड़ी जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? इसका आंसर हो जाएगा साबरमती।
क्यों भाई, केकड़ी जिले में साबरमती क्यों प्रवाहित नहीं होती है? बनास होती है, डाई होती है, खारी होती है, कैसे? केकड़ी नवनिर्मित जिला है और केकड़ी में एक एरिया लिया गया है टोंक से। टोंक में आता था टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह को मिला लिया गया है केकड़ी में। और टोडा रायसिंह में क्या था? टोडा रायसिंह के राजमहल की पहाड़ियों में क्या था? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध जो बना हुआ है वो कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? बनास, डाई और खारी, जो वर्तमान में कहां पर आता है? तो केकड़ी में। बनास, डाई और खारी, BDK। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, BDK शॉर्ट फॉर्म में। अब ये जो बनास नदी है वो कहां से निकलती है? तो बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियां से। और खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। फर्स्ट बात होगी बनास की। उसके बाद आती है डाई की बात। डाई जो नदी है वो निकलती है अजमेर से, अजमेर के भिणाई की पहाड़ियों से, भिणाई की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहां पर मिलती है? तो राजमहल में मिलती है, बनास में। और खारी जो नदी है वो कहां से निकलती है? तो बिजराल की पहाड़ियों से, और ये भी मिलती है यहाँ पर बनास में। और यहाँ पर संगम होता है राजमहल में। और यहाँ पर बना हुआ है बिसलपुर बांध, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो कंक्रीट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो बनास नदी और आगे जाती है और आगे जाती है, और सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में कहां पर मिल जाती है? तो चंबल में मिल जाती है। चंबल, सीप और बनास का यहाँ पर संगम हो जाता है रामेश्वरम में। कहां पर? सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो केकड़ी जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती नदी प्रवाहित नहीं होती। अब साबरमती के बारे में भी देख लेते हैं। जो साबरमती नदी है वो कहां से निकलती है? बोराट के पठार से निकलती है। कौन से पठार से निकलती है? तो बोराट का पठार आएगा। और कहां से निकलती है? तो बोराट के पठार की पहाड़ियां कौन सी हैं? गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियों से ये निकलती है और कहां चली जाती है? ये जाती है गुजरात के कच्छ से होकर कच्छ के रण में गिर जाती है। कहां पर गिर जाती है? कच्छ के रण में गिर जाती है। कौन सी? साबरमती नदी। और बनास, डाई और जो खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? लादूराम, नैनूराम, विजय सिंह या ज्वाला प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लादूराम। रमेश चंद्र ओझा, लादूराम, रमेश चंद्र ओझा और अभय सिंह जी ने, तीनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? अप्रैल 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल। किसकी स्थापना की थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इसमें जन जागृति का काम किसने किया था? तो उम्मेद सिंह जी ने। उम्मेद सिंह जी जो शाहपुरा के शासक थे, इन्होंने जन जागृति का कार्य किया था। और जन जागृति में इन्होंने विद्यालयों का निर्माण करवाया था, विधवा आश्रमों का निर्माण करवाया था और पुस्तकालयों का निर्माण कराया था। किसने? उम्मेद सिंह जी ने, जो शाहपुरा के शासक थे। और जो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो लादूराम जी, रमेश चंद्र ओझा और अभय सिंह, तीनों ने मिलकर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की और जन जागृति का काम किया उम्मेद सिंह जी ने। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद 1947 में यहां पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। किसके प्रधानमंत्रित्व में की गई? गोकुल लाल आसवा। गोकुल लाल आसवा के प्रधानमंत्रित्व में 1947 में यहां पर किसकी स्थापना की गई? तो उत्तरदायी और लोकप्रिय सरकार की स्थापना की गई। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय सरकार थी तो कौन सी थी? शाहपुरा प्रजामंडल थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसमें से लादूराम जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वो है कोटा। कोटा की साक्षरता प्रतिशत है वो सर्वाधिक है राजस्थान में। महिला साक्षरता कहां की है सर्वाधिक? वो भी कोटा की है। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता कहां की है सर्वाधिक? वो है झुंझुनू की। झुंझुनू में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता कहां की है? तो कोटा की। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कहां की है? तो कोटा की। ठीक है, और यह पूछा जाए कि सर्वाधिक महिला और पुरुष लेकिन ग्रामीण में, ग्रामीण महिला पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कहां की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा झुंझुनू। झुंझुनू में ग्रामीण महिला और पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है। लेकिन ओनली पूछा जाए कि साक्षरता प्रतिशत कहां पे है? तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है कोटा में। और पूछा जाए कि महिलाओं की कहां पर है? तो ये भी है कोटा में। और पुरुषों की कहां पे है? ये पूछा जाए तो झुंझुनू में। महिला पुरुष ग्रामीण की कहां पे है? तो झुंझुनू में। और सबसे न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत कहां पर है ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जालोर। ठीक है, और सर्वाधिक नगरीय साक्षरता प्रतिशत कहां पे है ये पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो
कोटा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले ऊपर से हम देखते हैं तो पंजाब आता है, दूसरा आता है हरियाणा, उसके नीचे आता है यूपी, उसके नीचे आता है एमपी और उसके नीचे आता है गुजरात। पंजाब के साथ कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितनी बनाता है? 1262 किलोमीटर। पंजाब हरियाणा हो गया। यूपी के साथ कितनी बनाता है? 877 किलोमीटर। राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है 877 किलोमीटर यूपी के साथ। एमपी के साथ कितनी बनाता है? तो 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। और गुजरात के साथ कितनी बनाता है? तो 1022 किलोमीटर। सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान, वो सर्वाधिक बनाता है एमपी के साथ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो किसके साथ बनाता है? तो पंजाब के साथ। कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर ओनली। जो नए जिले बने हैं उससे अंतर्राज्यीय सीमा में कोई भी हेर फेर नहीं हुआ है। जो भी बने हैं सब अंदर की तरफ बने हैं, अंतर्राज्यीय सीमा में कोई भी टूट फूट नहीं हुई है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो राजस्थान की टोटल अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है? वो है 4850 किलोमीटर। और राजस्थान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, वो कितनी बनाता है? तो 1070 किलोमीटर। ठीक है, और ये टोटल मिला के जो राजस्थान की कुल सीमा है वो हो जाएगी 5920 किलोमीटर। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जयगढ़ की वह तोप जिसका परीक्षण के रूप में दागा गया गोला 22 मील दूर जाकर गिरा, कौन सी है? कौन सी तोप है जिसके परीक्षण में दागा गया गोला 22 मील दूर जाकर गिरा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जय बाण तोप। जय बाण तोप कहां पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में। और जो जयगढ़ दुर्ग है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? चील का टीला और रहस्यमय दुर्ग। चील के टीले के नाम से जो मान सिंह जी थे, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। इन्होंने खजाना रखने के लिए करवाया था। और रहस्यमय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आमेर शासक अपना खजाना रखते थे। जो जय बाण तोप थी इसको एक ही बार चलाया गया था। और जहां पर ये गोला गिरा था वहां पर जो गड्ढा बना था उसका नाम पड़ गया गोलेलाब। और गोलेलाब तालाब वर्तमान में वहां पर बना हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो जयगढ़ दुर्ग है वो अपने पानी के टैंकों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अंदर एक विजयगढ़ी नाम का छोटा दुर्ग है। और कहा जाता है कि जो विजयगढ़ी में जब कोई कैदी बंदी बनकर आता है तो मरते दम तक वापस नहीं निकल पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जय बाण तोप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान चित्रकला का प्रमुख केंद्र भिणाई किस जिले में स्थित है? अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा या केकड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भिणाई जो है वो केकड़ी में स्थित है। पहले आता था अजमेर में। केकड़ी अजमेर संभाग में है। अजमेर से अलग कर नया जिला बनाया गया है। अजमेर से 2 जिले बनाए गए, एक तो बनाया गया ब्यावर और एक बनाया गया केकड़ी। तो राजस्थान की चित्रकला का प्रमुख केंद्र भिणाई किस जिले में स्थित है? तो केकड़ी जिले में। अब भिणाई क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान के केकड़ी में स्थित जो भिणाई है वो अपनी कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर कोड़ामार होली खेली जाती है। अब जो ये भिणाई है उसकी स्थापना किसने की थी? भिणाई की जो स्थापना एक आदिवासी ने की थी, आदिवासी भील ने की थी और उसका नाम था मांदलिया भील। मांदलिया भील ने किसकी स्थापना की थी? भिणाई, जो कहां पर स्थित है? केकड़ी जिले में स्थित है। और इसको मारकर करण सेन ने इससे छीना था भिणाई को। भिणाई में 1904 में भारत की सबसे पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। भारत की सबसे पहली सहकारी समिति की स्थापना कहां पर की गई थी? तो भिणाई में की गई थी। कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में हाकिम का सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजसमंद जिले में स्थित। राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों में किसका मकबरा स्थित है? तो हाकिम का सूरी का मकबरा। और हाकिम का सूरी कौन था? महाराणा प्रताप सिंह जी का एकमात्र पठान सेनापति, पठान और विश्वास पात्र सेनापति था ये। और ये कौन था? जो शेरशाह सूरी था अफगान, उसके वंशजों में से एक था ये। और ये महाराणा प्रताप की सेना में मिलने के लिए कहां से आया था? तो ये आया था बिहार से। बिहार से आकर महाराणा प्रताप की सेना में मिला था और ये 800 से 1000 सैनिकों को लेकर आया था। और महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में ये शामिल था। इसके अलावा ये महाराणा प्रताप का जो शस्त्रागार था, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था वो मायरा की गुफाओं में। और मायरा की गुफा कहां पर स्थित है? तो गोगुंदा में। गोगुंदा में स्थित मायरा की गुफा में जो शस्त्रागार था उसका प्रमुख था। कौन था?
एकमात्र पठान सेनापति था जो महाराणा प्रताप की सेना में था और महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में शामिल था। हरावल दस्ता क्या कहलाता है? तो हरावल दस्ता वो दस्ता है जो सेना से सबसे आगे जो दस्ता होता है, जो दुश्मन का सबसे पहले वार सहता है, वो कौन सा दस्ता है? तो हरावल दस्ता। और मेवाड़ के हरावल दस्ते में कौन शामिल होते थे? तो हाकिम का सूरी थे। और चुंडावत जो राजपूत होते थे वो मेवाड़ की सेना के हरावल दस्ते में शामिल होते थे। ये बात ध्यान में रखनी है। हाकिम का सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद में भी कहां पर? खमनोर में। खमनोर कहां पर स्थित है? तो हल्दी घाटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर खमनोर स्थित है। वहां पर हाकिम का सूरी का मकबरा बना हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का वह दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारी द्वारा करवाया गया है? भोपालगढ़, इंदरगढ़, बेसरोडगढ़ या फतेहपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेसरोडगढ़ दुर्ग। बेसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले के बेसरोडगढ़ तहसील में। और चित्तौड़गढ़ जिला एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान में वर्तमान में जो टूटा हुआ जिला है। इसकी सीमा जहां से खत्म होती है वहां से स्टार्ट नहीं होती, दूसरी जगह से स्टार्ट होती है। मतलब एक तो टुकड़ा यहाँ पर है और एक टुकड़ा इसका छोटा सा यहाँ पर है, जिसके अंदर क्या है? एक तो है बेसरोडगढ़ और दूसरा है रावतभाटा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो बेसरोडगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भैंसा शाह ने। भैंसा शाह नाम का एक व्यापारी था और उसके साथ में मिलकर रोडाचारण, भैंसा शाह और रोडाचारण नाम के व्यापारी थे जिन्होंने बेसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये जो बेसरोडगढ़ दुर्ग है वो 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है, चंबल नदी और बामणी नदी। अब ये जो बामणी नदी है वो कहां से निकलती है? ये निकलती है चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा की पहाड़ियों से। हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और ये जाती है एमपी में, एमपी के नीमच में जाती है और नीमच से जाकर वापिस आती है और कहां पर मिलती है? ये जा रही है चंबल और ये चंबल में मिल जाती है। एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो स्थान से निकलती है, एमपी में जाती है और वापस आकर उसी जिले के बेसरोडगढ़ में चंबल में मिल जाती है। वो कौन सी नदी है? तो बामणी नदी। बामणी और चंबल नदी का जो संगम है वहां पर क्या बना हुआ है? तो बेसरोड दुर्ग बना हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो बेसरोडगढ़ दुर्ग है उसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है और ये राजस्थान का दूसरा ऐसा दुर्ग है जो पानी में बना हुआ है, इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में लिया गया है। फर्स्ट नंबर पर जो जल दुर्ग है वो कौन सा है? घाघरोन दुर्ग, जो कहां पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। दूसरा जो जल दुर्ग है उसका क्या नाम है? बेसरोडगढ़, जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ध्यान में रखने। और बामणी और चंबल नदी के संगम पर यहाँ पर एक चूलिया जलप्रपात भी स्थित है जो ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोमकमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले से। 1995 से इस योजना को चलाया गया है। उसके अलावा जो केकड़ी है वहां पर कौन सी है? हमने अभी पढ़ा था बिसलपुर बांध परियोजना, राजस्थान का एकमात्र बांध जो कंक्रीट से बना हुआ है। किससे? कंक्रीट से बना हुआ है। और कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो BDK, बनास, डाई और खारी। कोटा में कौन सी परियोजना चल रही है? एक तो है कोटा बैराज जो कोटा में है और दूसरी कौन सी है? बोरावास में स्थित है, जवाहर सागर बांध परियोजना। उसके बाद हम देखें तो बांसवाड़ा में कौन सी परियोजना चल रही है? माही बजाज सागर बांध परियोजना चल रही है, माही नदी पर चल रही है। जो माही बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? माही बांध। ठीक है। और यहां पर चल रही है माही बजाज सागर बांध परियोजना जिसमें 45% जो पानी है राजस्थान को मिल रहा है और 55% पानी किसको मिल रहा है? गुजरात को मिल रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें जो बनने वाली 100% बिजली है वो किसको मिल रही है? वो मिल रही है राजस्थान को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध मथानिया किस जिले में स्थित है? जोधपुर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण या बालोतरा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। जो मथानिया है वो जोधपुर ग्रामीण में स्थित है और वो पीसी हुई सूखी लाल मिर्ची के लिए जाना जाता है। और ये जो मथानिया है यहाँ पर राजस्थान का सबसे पहला सोलर प्लांट लगाया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। जोधपुर ग्रामीण में ही एक जगह है जिसका नाम है बालेसर, जहां पर देश का सबसे पहला सौर ऊर्जा चलित फ्रिज है। कहां पर? बालेसर में। अब ये जो मथानिया है वहां पर एक और चीज लगाई जा रही है, मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। कहां पर? मथानिया में। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। जोधपुर ग्रामीण में एक जगह है जिसका क्या नाम है? सूरसागर। सूरसागर में पत्थर निकलता है और उस पत्थर को किस नाम से जाना जाता है? छीतर पत्थर। छीतर पत्थर के नाम से जाना जाता है। और जो छीतर पत्थर से एक महल बना हुआ है जोधपुर में जिसका क्या नाम है? उम्मेद भवन। उम्मेद भवन का निर्माण किससे किया गया है?
छीतर पत्थर से, और जो छीतर पत्थर कहां से निकला हुआ है? सूरसागर क्षेत्र से। इसीलिए उम्मेद भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में पर्वतीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिरोही। सिरोही को पर्वतीय पर्यटन के लिए जाना जाता है और पूरे भारत में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें स्थित है एक जगह जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू नाम की जो जगह है पूरे भारत में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कौन कौन सी जगह है? यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कितनी ऊंची है? 1722 मीटर ऊंची चोटी है। उसके अलावा यहाँ पर नक्की झील है, नक्की झील जिसके अंदर टोड रॉक, नन रॉक है। और यहाँ पर सनसेट पॉइंट है। नक्की झील है, टोड रॉक, नन रॉक, सनसेट पॉइंट, पूर्दा माता का मंदिर। उसके अलावा यहाँ पर देलवाड़ा के जैन मंदिर भी स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो सिरोही जिला है पाली संभाग में आता है, और जो पाली संभाग है वह नवनिर्मित संभाग है जिसको जोधपुर संभाग है। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसको पूर्णतः संभाग से अलग कर बनाया गया है, पाली संभाग, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पाली के अंदर आता है पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जिसमें से पर्वतीय पर्यटन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सिरोही। सिरोही में भी कौन सा? तो माउंट आबू। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदि वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कैथुन, कामा, अभानेर या निमराना? तो इसका आंसर हो जाएगा कामा। कामा एक ब्लॉक है, तहसील है। किसकी तहसील है? डीग जिले की। डीग जो जिला है वो नवनिर्मित जिला है जिसको भरतपुर से अलग कर बनाया गया है, और ये आता है वर्तमान में भरतपुर संभाग में। और कहा जाता है कि ये जो कामा क्षेत्र है वो महाभारत कालीन क्षेत्र है। महाभारत काल से भी पहले इसका निर्माण किया गया था। और किसने किया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण किया था श्री कृष्ण के नाना जी थे कामसेन। इन्होंने इसका निर्माण किया था और कामसेन के नाम पर पड़ा कामा। और इसको राजस्थान के आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक तुलसी के पौधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक तुलसी के पौधे कहां पर पाए जाते हैं? कामा को। इसलिए इसको आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? लूनी, कांकनी, बनास या बामनी? इसका आंसर हो जाएगा कांकनी। कांकनी नदी, जिसको किस किस नाम से जाना जाता है? कांकने, मसूरदी, कांकने, मसूरदी, कांकनी, इन नामों से जाना जाता है। किस नदी को? कांकनी नदी को। और ये अंतःप्रवाह की नदी है। और इसका उद्गम स्थान कहां से है? तो जैसलमेर से। जैसलमेर का कोटड़ी, जैसलमेर के कोटड़ी गांव से कांकनी नदी का उद्गम स्थान है। जैसलमेर के कोटड़ी गांव से थोड़ा सा आगे जाती है और थोड़ा सा आगे जाकर बूझ झील का निर्माण करती है। और थोड़ा सा आगे जाकर मीठा खाड़ी नाम की एक जगह है, वहां पर विलुप्त हो जाती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और अंतःप्रवाह की कौन कौन सी नदी है? तो रूपनगढ़ पहली होगी, दूसरी होगी रूपा रेल, कांतली, कांकणी, साबी, और सबसे बड़ी नदी है अंतःप्रवाह की वो है गग्गर। उसके बाद आ जाती है मेंथा। ये सब नदियां हैं वो अंतःप्रवाह की नदियां हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान की वो कौन सी नदी है जो सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांकनी नदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवनिर्मित जिला सलुम्बर से कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? 3, 2, 4 या 6? इसका आंसर हो जाएगा 4 जिलों की सीमा। जो सलुम्बर जिला है उससे 4 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन से जिले हैं वो? उदयपुर, उदयपुर तो होगा क्योंकि उदयपुर से ही सलुम्बर को अलग कर नया जिला बनाया गया है। दूसरा हो गया चित्तौड़गढ़, तीसरा हो गया प्रतापगढ़, और चौथा हो गया डूंगरपुर। इन जिलों से किसकी सीमा लगती है? तो सलुम्बर जिले की सीमा लगती है। अब ये जो सलुम्बर जिला, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 3051 वर्ग किलोमीटर। सलुम्बर जो जिला है इसमें 4 उपखंड है। 4 जिलों से इसकी सीमा स्पर्श करती है। 4 उपखंड कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया सराड़ा, दूसरा कौन सा हो गया? सेमारी, तीसरा है लसाड़िया, और चौथा है सलुम्बर। 4 उपखंड किस में आते हैं? तो सलुम्बर जिले में आते हैं। और इसमें 5 तहसील कौन सी है? सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलुम्बर, उसके साथ में जल्लारा। ठीक है, ये 5 तहसीलें हो गई। और 4 उपखंड कौन से? सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलुम्बर। ये 4 उपखंड है, उसमें जल्लारा को जोड़ देंगे तो 5 तहसीलें हो जाएंगी।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे नए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।